अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एफए करने के बाद मेरे वालिद ने, जो 1 साल पहले रेलवे से रिटायर्ड हुए थे, रेलवे में अपने देरीना दोस्तों की कोशिश से मुझे रेलवे में भर्ती करा दिया, जहां तरबियत मुकम्मल करने के बाद मुझे गार्ड बना दिया गया। मेरी ड्यूटी सबसे पहले थल एक्सप्रेस पर शुरू हुई। ये ट्रेन मुल्तान से बरास्ता मुजफ्फरगढ़, लिया, मियांवाली और रावलपिंडी जाती थी। शाम 5 बजे सर्दियों का सूरज गुरूब होने के करीब था जब बतौर गार्ड मेरे पहले सफ़र का आगाज़ हुआ। उन दिनों रेलवे के पास डीजल इंजन बहुत कम थे और वो मेन लाइन यानी कराची लाहौर रूट पर चलते थे। बाकी रूट्स पर भाप वाले काले इंजन गाड़ियाँ खींचते थे। चुनांचे इस गाड़ी में भी भाप वाला इंजन लगाया गया था जो कोयले से चलता था और उसकी रफ्तार भी ज़्यादा न थी। यूं तो मैं इस रेलवे लाइन पर पहले भी कई मरतबा रावलपिंडी तक सफ़र कर चुका था, मगर रेलवे अफसर की हैसियत से पहली मरतबा उस तरफ जा रहा था और ये सफ़र मेरे करियर की इब्तिदा थी, जिसकी कामयाबी पर ही मेरे मुस्तकबिल का इन्हिसार था। चुनांचे में पूरी होशियारी और जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। रात के 10 बजे ट्रेन लिया पहुंची। ये ज़िले रेलवे स्टेशन खूबसूरत और इस लाइन का अहम स्टेशन समझा जाता था। यहाँ ज़्यादा देर तक गाड़ी ने रुकना था। चुनांचे मैंने स्टेशन पर वाक़े रेलवे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया। अभी मैं आखिरी निवाला हलक से उतार ही रहा था कि अचानक मैंने एक नौजवान और हसीनो जमीन लड़की को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उस लड़की ने सियाह रंग का रेशमी बुर्का पहन रखा था, लेकिन चेहरे से नकाब हटा हुआ था। उसे अपनी जानी बाता देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। सफ़ेद रंगत और दिलकश नकूश वाली उस लड़की के एक हाथ में छोटा सा बैग था। शायद वो भी इसी ट्रेन से सफ़र कर रही थी और खाना खाने या चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी। शायद वो मुझसे मालूम करना चाहती थी कि ट्रेन अभी कितनी देर रुकेगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो दराज कामत और पुरकशिश बदन लड़की मेरी मेज़ के पास आ रुकी। मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उसके खूबसूरत और रस भरे गुलाबी लबों पर तबस्सुम मचल रहा था। गजाली आंखों में जवानी अंगड़ाइयाँ ले रही थी और रुखसारों पर शफक फूट रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ जनाब? उसने आहिस्ता से पूछा। उसके चेहरे की तरह उसकी आवाज़ भी दिलकश थी और लहजे में बेहद मिठास थी। क्यों नहीं, बैठिए, मैंने उसके सहरंगेज हुस्न से मुतासिर होते हुए कहा। तो वो मेरा शुक्रिया अदा करती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बैग फर्श पर कुर्सी के पहलू में रख दिया। जी फरमाइए, मुझसे कोई काम है? मैंने उससे सवाल किया। जी हाँ, पता चला कि आप खाना खा रहे हैं, इसलिए इधर चली आई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल मेरा नाम नीलोफर है और मैं यहाँ लिया में स्कूल टीचर हूँ। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र 20-22 बरस से ज़्यादा न थी। बात करने के दौरान उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज रही थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने अखलाकन मुस्कुराते हुए कहा। आपके लिए चाय मंगवाऊं या खाना? शुक्रिया, मेरा ख्याल है आपके जाने का वक्त हो गया है, इसलिए फिर सही, उसने मुस्कुराकर कहा। अब तो रोज़ाना मुलाकात होती रहेगी। आपसे पहले इस ट्रेन के साथ जो गार्ड था वो मुझ पर काफ़ी मेहरबान था और मुझे बेटी कहा करता था। मैं हमेशा उसके कंपार्टमेंट में सफ़र करती थी। आज उसके ना आने पर मैं बेहद परेशान हो गई कि ना जाने आप मुझे साथ ले जाना पसंद करेंगे या नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल ले चलूँगा, मैंने जवाब में सर हिलाते हुए कहा। आप लेडीज़ कंपार्टमेंट में? नहीं, उसने तेज़ी से मेरी बात कता करते हुए कहा। लेडीज़ कंपार्टमेंट में सफ़र करना होता तो मैं टिकट खरीद लेती। मैं आपके साथ रूम में बैठूंगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? साथ ही उसने मेरी आंखों में झांका और उससे निगाहें मिलते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों से कोई मकनातीसी लहर निकलकर मेरे दिमाग को जकड़ती जा रही हो। मैंने इस कैफियत से निजात पाने के लिए फौरन ही उससे निगाहों का जाविया बदला और सोचने लगा कि ये किस तरह मुनासिब हो सकता है कि ये लड़की मेरे कमरे में सफ़र करे। मुझसे पहला गार्ड उधेड़ उम्र बूढ़ा आदमी था और बकौल नीलोफर उसे वो बेटी कहता था, लेकिन मैं नौजवान हूँ और नीलोफर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। फिर रात का वक्त है,
ऐसा ना हो कि तन्हाई में शैतान मुझे बहका दे, या अगर मैं कुछ भी ना करूं तब भी बदनाम तो हो सकता हूं, और यह बदनामी मेरे मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन साबित होगी। मैंने चंद सेकंड सोचने के बाद जवाब में कहा, नहीं नीलोफर, यह कतई मुनासिब नहीं होगा कि आप मेरे साथ मेरे रूम में सफ़र करें। इसमें आपके साथ मेरी भी बदनामी का अंदेशा है। बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं होगी, नीलोफर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोगों को पता है कि मैं हमेशा गार्ड रूम में ही सफ़र करती हूँ। आज तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। आप समझने की कोशिश करें नीलोफर। पिछला गार्ड बूढ़ा आदमी था। मैंने आहिस्ता से कहा, तो क्या हुआ? क्या आपको खुद पर एतमाद नहीं है? उसने हंसते हुए तंज़ी अंदाज में कहा। तो उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका लगा और मुझे अपनी बुज़दिली और हैरानगी पर गुस्सा आने लगा। ठीक है मिस नीलोफर, आइए, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहते हुए कुर्सी छोड़ दी। वो भी उठी और मेरे साथ खाने के कमरे से निकलकर प्लेटफार्म पर आ गई। प्लेटफार्म पर आकर मैंने विसिल बजाई तो बाहर खड़े मुसाफिर गाड़ी में सवार होने लगे। आप मेरे रूम में चले मिस, मैंने उससे कहा तो वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। मेरा मखसूस गार्ड रूम चंद कदम पर था। मैंने उसे अपने रूम में सवार होते देखा और फिर खुद भी उस तरफ बढ़ा। दरवाजे में खड़े होकर मैंने इंजन ड्राइवर को ग्रीन लाइट का सिग्नल दिया और गाड़ी हरकत में आकर रेंगने लगी। स्टेशन की हुदूद से बाहर आने के बाद मैंने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद किया और पलटकर उसकी तरफ देखने लगा, मगर मुझे हैरत हुई। उसका सफ़र यहाँ से 5 मिनट का था, मगर वह बुर्का उतारे मेरी सीट पर बड़े होशरुबा अंदाज में दराज थी। यूं लगता था जैसे उसने तवील सफ़र करना हो। मुझे हैरत हुई कि सर्दी के बावजूद उसके बदन पर बारीक और सफ़ेद लॉन का सूट था और अंदर उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, जिसके सबब उसका गुलाबी बदन वाज़े दिखाई दे रहा था। वो बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। चूंकि वो बर्थ पर दराज थी, इसलिए मैं उसके सरहाने की जानिब सीट पर बैठ गया और मैं उसके हुस्न की रानाइयाँ अच्छी तरह देख रहा था। उसका क़यामत ख़ेज़ सरापा सरकश अंदाज में मेरे सामने था और मैं भी आखिर जवान था, इसलिए उसकी क़ुर्बत से मेरा दौरान खून तेज़ होता जा रहा था और मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। नासिर साहब, कोई बात कीजिए ना, ताकि वक्त गुजर सके। अचानक उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात करूं मिस? 3-4 मिनट ही गुजारने हैं आपने, फिर आपका स्टॉप आ जाएगा, मैंने अपनी महवियत से चौंकते हुए कहा। मुझे हैरत थी कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। लैया रेलवे स्टेशन पर मुझे कोई भी नहीं जानता था और मेरा नाम सिर्फ स्टेशन मास्टर को मालूम था। यह मुमकिन नहीं था कि उसने स्टेशन मास्टर से मेरा नाम मालूम किया हो। ये 3-4 मिनट घंटों में भी तो बदल सकते हैं, नीलोफर ने मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर मायनेखेज लहजे में कहा। उसे निगाहें मिलते ही मेरे दिमाग में सनसनाहट सी फैलने लगी। मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखों से कोई नादीदा मकनातीसी लहर निकलकर मेरी खोपड़ी में सरायत करती जा रही हो। इस कैफियत में चंद लम्हों के लिए मैं माहौल से यकसर बेखबर होता चला गया। फिर ट्रेन की विसिल ने मुझे एकदम चौंकाया और मुझे गोया होश सा आ गया। मैंने उसकी आंखों से निगाहें हटाकर उसके होठों पर नजर डाली तो उसके गुलाबी लबों पर दावत अंगेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं समझा नहीं मिस नीलोफर। मुझे अचानक उसका जवाब याद आया तो मैंने उलझते हुए लहजे में कहा, मुझे अगले स्टेशन से पीछे सिग्नल के पास उतरना है। वो दाएं पहलू के बल लेटी और कोहनी के बल सर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, वहां से चंद कदम के फासले पर मेरे घर को जाने वाला शॉर्टकट रास्ता है। चुनाचे में स्टेशन पर नहीं जाती और वहीं सिग्नल पर ही उतरकर घर जाया करती हूँ, मगर स्टेशन से घर जाने के लिए मुझे तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट के लिए वहाँ उतरकर अपने घर इत्तिला देने के बाद आपके साथ चंद घंटे कर लूँगी, फिर सुबह वापस अपनी ड्यूटी पर लिया जाऊँगी। क्या ख्याल है? उसकी पेशकश और अपने साथ चंद घंटे गुजारने का प्रोग्राम समझकर मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। वो सुबह तक मेरे साथ रहना चाहती थी और उसके लेटने का होशरुबा अंदाज बता रहा था कि वो तवील वक्त में क्या कुछ करने का इरादा रखती थी। मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आपकी ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ख्वाहिश तो बहुत है, मगर 1 मिनट के लिए
ख्वाहिश के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता नासिर साहब। वो दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रखती हुई बोली। मैं समझा नहीं मिस नीलोफर। मैंने उसके हाथ की नरमी और मुलायमत महसूस करते हुए बेचैन होकर कहा, देखिए, इंसान को खाने की ख्वाहिश होती है तो खाना खाता है ना। भूख के बगैर तो अच्छे से अच्छा खाना भी नहीं खाया जा सकता। इस तरह पेट की भूख ही नहीं, हर किस्म की तलब और भूख को मिटाना इंसानी फितरत है। उसने मायनेखेज लहजे में कहा। अच्छा, पेट के अलावा भी क्या कोई भूख होती है? मैंने हैरान होते हुए कहा। क्यों नहीं, पेट की तरह इंसानी जिस्म के हर उज़ू को भूख लगती है। आंखों की भूख, दिल की भूख, बदन की भूख वगैरह, उसने कहा और साथ ही उसने अपना हाथ उठाकर मेरे सीने पर फेरते हुए मखमूर अंदाज में मेरी तरफ देखा और उसका मतलब समझकर मेरे बदन पर चींटियां सी रेंगने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि उसी लम्हे ट्रेन ने विसिल दी और उसकी रफ्तार कम होने लगी। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। यकीनन अगला स्टॉप आ रहा था। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा तो इंजन की रोशनी में अगले स्टेशन का सिग्नल पुल दिखाई दे रहा था, जो अभी 400-500 गज के फासले पर था, मगर सिग्नल अभी डाउन नहीं किया गया था, जिसके सबब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी और गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी थी। सिग्नल अभी डाउन नहीं है, क्या आपने उतरना है? मैंने पलटकर नीलोफर से कहा। हाँ डियर, उसने उठते हुए बेतकल्लुफी से कहा, और तुम्हें भी उतरना है। ओह, ये कैसे हो सकता है? मेरे बगैर ट्रेन कैसे जाएगी? मैंने चौंक कर कहा। हमारी वापसी तक गाड़ी सिग्नल पर ही रुकी रहेगी। सिग्नल 5 मिनट से पहले कभी डाउन नहीं होता, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या? मैंने हैरान होते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? तजर्बा, उसने हंसकर कहा। मैं रोजाना आती हूं और देखती हूं, तुम बेफिक्र रहो। हम सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर घर में इत्तला देकर वापस आ जाएंगे। ट्रेन की रफ्तार कम होती गई और फिर वो सिग्नल से चंद कदम पीछे ही रुक गई। चूंकि मैं पहली मर्तबा उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था और नीलोफर रोज़ाना इसी ट्रेन पर यहाँ आती थी, इसलिए मैंने यकीन कर लिया गाड़ी यहाँ 5 मिनट के लिए रुकेगी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उससे पूछा तो उसने हाथ से बाहर इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ रेलवे लाइन के मुतवाजी दूर तक घने दरख्त नजर आ रहे थे, जो लाइन के करीब ही थे, और ट्रेन की बोगियों में चलने वाली रोशनियां उन दरख्तों तक पहुंच रही थी, लेकिन दरख्तों की दूसरी जानिब अंधेरा ही था। ओह, ये तो जंगल है, कोई आबादी नहीं है उधर, मैंने हैरान होकर कहा। तुम आओ तो सही डियर, उसने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। इस इलाके में बिजली नहीं है, इसलिए तुम्हें आबादी नजर नहीं आ रही। इन दरख्तों की दूसरी तरफ घर हैं। उसके हाथ के लम्स से मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया था और मैं बेख्तियार दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। मेरा हाथ उसके नर्मो नाजुक हाथ में था। ट्रेन से बाहर काफ़ी सर्दी थी, मगर नीलोफर की कुर्बत मुझे गरमा रही थी। वो मेरा हाथ पकड़े दरख्तों की तरफ बढ़ने लगी। दरख्तों की दूसरी जानिब आकर मैंने देखा तो हम आमों के बाग में थे, जो ना जाने कितना वसीओ अरीज था। इस बाग के बाहर आबादी है, उसने तारीकी में आगे बढ़ते हुए कहा, और मेरे इतने करीब हो गई कि उसका पहलू मेरे बदन से छूने लगा। उसकी कुर्बत ने मुझ पर हिजान सा तारी कर दिया था और मुझे यह ख्याल भी नहीं आया कि उसका बुर्का और बैग ट्रेन में ही रह गया है। मैंने बेख्तियार होकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। नहीं डियर, वो मेरी नीयत भांप कर तेजी से बोली, यहाँ नहीं, सब्र से काम लो। तुम्हारे हुस्न ने मुझसे सब्र की ताकत छीन ली है, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। अच्छा मेरी जान, जरा घर तो पहुंचने दो, उसने मेरे बाजू के हल्के से निकलते हुए हंसकर कहा। एक तो अंधेरा था, दूसरा मैं जज्बात से बेखुद था, इसलिए मुझे पता न चला कि उसकी कुर्बत में कितना फासला तय हुआ। फिर मुझे सामने की जानिब किसी चिराग की लो टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वो बत्ती मेरे घर में जल रही है, उसने कदम रोकते हुए कहा। तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं घर बता कर आऊं, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। जल्दी आना, वक्त बहुत कम है, मैंने बेताबी से कहा। गाड़ी लेट ना हो जाए। बेफिक्र रहो डियर, हमारे आने तक गाड़ी हमारा इंतजार करेगी, उसने तारीकी में मेरा हाथ दबाते हुए कहा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे उसका हेवला तारीकी में मदगम होता दिखाई दिया। अब मैं अंधेरे में खड़ा सोच रहा था कि अगर मैं टार्च या सिग्नल बत्ती साथ ले आता तो अच्छा होता,
وقت لمحہ لمحہ گزرتا گیا اور میری بیتابی میں اضافہ ہوتا رہا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد مجھے سامنے کی جانب ایک آواز سنائی دی، سیدھے چلے آؤ ناصر۔ وہ آواز نیلوفر کی ہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میرا رخ چراغ کی طرف تھا اور میں اس کی سیدھ میں آگے بڑھ رہا تھا، مگر پھر اچانک ہی ایک آواز سن کر میرے قدم رکتے چلے گئے۔ وہ آواز میرے عقب سے بلند ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 افراد آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ میں نے رکتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو عقب میں کچھ نظر نہ آیا۔ تاریکی میں 2 قدم سے زیادہ دور کی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں اچانک نیلوفر کے الفاظ گونجے کہ ٹرین ہمارا انتظار کرے گی، اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میری واپسی تک ٹرین رکی رہے۔ میں سنائی دینے والی آواز کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم اٹھایا وہی پراسرار سرگوشیاں دوبارہ سنائی دینے لگی، اور اس مرتبہ میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے چلتے چلتے ایک بار پھر چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو اس دفعہ بھی بولنے والے افراد نظر نہ آئے۔ میرے ذہن پر چھائے خوف میں اضافہ ہو گیا اور میں تیزی سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ آموں کا باغ نہ جانے کتنا طویل تھا، شاید میں نے 100-150 قدم کا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن نیلوفر کے گھر میں جلنے والا چراغ اب بھی پہلے جتنی دوری پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس مرتبہ سرگوشیاں بند ہونے کی بجائے مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی اور میں لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب مجھے ٹرین کے انجن کا شور بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک میرے عقب سے ابھرنے والی سرگوشیاں ایک دم تیز ہو گئیں، لیکن ان کے الفاظ اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے سرگوشیاں کرنے والے میرے قریب آتے جا رہے ہوں۔ میرے خوف اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور میں اپنی رفتار بھی بڑھانے لگا تھا۔ نہ جانے وہ نادیدہ افراد کون تھے اور کیوں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد میں چراغ کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں درخت ختم ہو گئے تھے اور دور تک خودرو چھوٹی بڑی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے کنواں نظر آ رہا تھا۔ کنویں پر لکڑی کی چرخی میں پانی نکالنے کی رسی لپٹی ہوئی تھی، جبکہ چراغ کنویں کی منڈیر پر جل رہا تھا۔ کنویں کے پاس جا کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ البتہ بائیں جانب ستاروں کی روشنی میں چند اونچی نیچی قبروں کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہاں کوئی قبرستان تھا۔ میں نیلوفر کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں گئی اور اس کا گھر کہاں ہے، جبکہ اس نے کہا تھا کہ چراغ اس کے گھر میں جل رہا ہے، لیکن وہاں صرف ایک کنواں تھا۔ کنویں کے پاس لمبی لمبی گھاس اور سرکنڈوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کنواں زیر استعمال نہ تھا اور کافی مدت سے ویران پڑا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے پر نادیدہ افراد کی سرگوشیاں بند ہو گئی تھیں۔ میں اپنے عقب میں پھیلے باغ کے درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ناصر، آؤ نا، رک کیوں گئے ہو؟ دفعتاً مجھے نیلوفر کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا اور حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے، اور جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے قریب پہنچ کر نیلوفر سے سوال کیا۔ آؤ، میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں، اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے کہا، اور میں اس کے لمس سے اپنے بدن میں سنسناہٹ سی محسوس کرنے لگا۔ نہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ فکر مت کرو ڈیئر، تمہاری گاڑی تمہارے بغیر نہیں جا سکے گی، وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ نیلوفر کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے نگاہیں ملتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نادیدہ مقناطیسی لہریں میرے دماغ کو جکڑ رہی ہوں۔ پھر جلد ہی میرا ذہن ہر قسم کے احساسات سے عاری ہو گیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اس نے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو اس کا لہجہ کافی تہکمانہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلٹی اور کنویں کی منڈیر پر چڑھ گئی۔ میں بغیر سوچے سمجھے ہپناٹزم کے معمول کی طرح اس کی تقلید کرنے لگا۔ منڈیر پر چڑھ کر اس نے کنویں میں قدم رکھا اور اندر اترنے لگی۔ میں نے منڈیر پر چڑھ کر کنویں میں جھانکا تو چراغ کی روشنی میں کنویں کے اندر اترنے کے لیے زینے دکھائی دیے۔ نیلوفر زینے اترنے لگی، چنانچہ میں اس کی پیروی کرنے لگا۔ کنویں کی تہہ میں اندھیرا تھا، اسی لیے اس کی تہہ نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی گہرائی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں سحر زدہ انداز میں نیلوفر کے پیچھے پیچھے زینے سے اتر رہا تھا۔ وہ مجھ سے 2 زینے آگے تھی،
اور منڈیر پر رکھے چراغ کی روشنی اس کی پشت پر پڑ رہی تھی اور اس کی گلابی قمیض سے اس کی گلابی جلد جھانک رہی تھی۔ احتیاط سے اترنا۔ 4-5 زینے اترنے کے بعد اس نے چہرہ موڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر چراغ کی روشنی میں اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم میرے منجمد حواس کام کرنے لگے اور خوف کی شدت سے مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی چلی گئی۔ وہ چہرہ اس خوبصورت حسینہ نیلوفر کا نہیں تھا جس نے ٹرین میں میرے ساتھ اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، بلکہ کسی عمر رسیدہ بڑھیا سی عورت کا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بے حد خوفناک تھی۔ ناک طوطے کی چونچ کی طرح خمدار اور لمبی تھی، جبکہ اس کے ہونٹ بھدے اور ٹھوڑی تک لٹکے ہوئے تھے۔ اس بھیانک چہرے کو دیکھ کر دہشت کے مارے میری چیخ نکل گئی اور میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں زینے پر بائیں جانب جھکا اور بے جان پتھر کی طرح گہرائی میں گرتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کنویں کی تہہ میں پڑا ہوا تھا اور میرے ارد گرد روشنی ہی روشنی تھی۔ دہانے کی نسبت کنویں کی تہہ کسی بڑے کمرے کی طرح کشادہ تھی۔ اس میں خشک انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور میں اس میں تنہا موجود تھا۔ ان انسانی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میں کسی چڑیل کے مسکن میں ہوں۔ خوف کی شدت سے میرا حلق خشک ہونے لگا تھا اور دم گھٹنے لگا۔ پھر مجھے نیلوفر کی بدلی ہوئی شکل یاد آئی۔ یقیناً وہ کوئی خون آشام چڑیل ہی تھی جو مجھے جذبات کے جال میں پھنسا کر یہاں تک لے آئی تھی۔ کنویں میں پڑی کھوپڑیوں اور ہڈیوں سے مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے جلدی سے بائیں جانب دیکھا اور دہشت کی شدت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس جانب کونے میں نیلوفر کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس کا بدن لباس کی قید سے آزاد تھا، مگر نوجوان کی بجائے کسی 100 سالہ بڑھیا کا کمزور اور جھریوں بھرا جسم تھا اور پتلی جلد سے ہڈیاں جھانک رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن 1-1 انچ لمبے تھے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ ہنسنے سے اس کے منہ کے اندر لمبے اور نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ اس کی خوفناک آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ خون آشام نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ناصر ڈیئر، مجھے بے حد پیاس لگی ہے، کیا کروں؟ دفعتاً نیلوفر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پانی پی لو۔ میرے منہ سے خوف کے مارے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ نہیں، میری پیاس صرف تمہارے خون سے بجھ سکتی ہے ڈیئر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارا گرم اور تازہ خون چاہیے کیونکہ تم نوجوان ہو اور میں ہمیشہ جوان خون پسند کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں دہشت کی شدت سے گھگھیانے لگا۔ ڈرو مت میری جان، اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے باغ میں تم نے میرے بدن سے اپنے دل کی پیاس بجھانے کی کوشش کی تھی، تب تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوا، اور اب کیوں مجھ سے خوف زدہ ہو؟ تم چڑیل ہو، میں نے بمشکل کہا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ بہت خوب، اب میں تمہیں چڑیل نظر آتی ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا۔ ٹرین میں تو تم مجھ پر لٹو ہو رہے تھے، میرے بدن کی رانائیوں سے اپنی آنکھیں سینک رہے تھے۔ آؤ مجھ سے لپٹ جاؤ جانے من، اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے، مگر میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ تم میری پیاس بجھائے بغیر نہیں جا سکتے ناصر، اگر میں نے تمہارا گاڑھا اور سرخ خون نہ پیا تو میں ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ وہ بولتی ہوئی میرے قریب آتی چلی گئی۔ میں پیچھے ہٹتا ہوا کنویں کی دیوار سے جا لگا۔ میں 100 برس سے صرف تازہ اور گرم خون پر زندہ ہوں ناصر ڈیئر، اس نے رکے بغیر کہا اور میرے بالکل قریب پہنچ گئی۔ میں دیوار سے لگا دہشت سے کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بھیانک موت رقص کر رہی تھی۔ اس چڑیل سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے رک کر اپنے تیز ناخنوں والے دونوں ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھائے تو میں نے آخری چارے کے طور پر ایک دم اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی، مگر فوراً ہی درد سے میری چیخ نکل گئی۔ میرا پاؤں ایک درخت کے تنے سے ٹکرایا تھا اور میں لڑکھڑا گیا تھا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا اور ادھر ادھر دیکھا تو ماحول بدل چکا تھا۔ میں باغ میں اس جگہ کھڑا تھا جہاں نیلوفر مجھے چھوڑ کر اپنے گھر گئی تھی۔ اسی لمحے مجھے ٹرین کا وسل سنائی دیا تو میں بوکھلا کر پلٹا اور ریلوے لائن کی طرف دوڑنے لگا۔ باغ سے نکل کر میں ریلوے لائن کے قریب پہنچا تو سگنل ڈاؤن ہو چکا تھا اور ٹرین حرکت میں آ کر
सुस्त रफ्तारी से हरकत कर रही थी। मैं फौरन दौड़कर रेंगती हुई ट्रेन की तरफ बढ़ा और गार्ड रूम में सवार होकर हाँफता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और अगला स्टेशन करीब आने लगा। मैं सोच रहा था कि मुझ पर जो गुजरी थी वो हकीकत थी या ख्वाब। मैंने बर्थ की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वहां ना नीलोफर का बुर्का था और ना ही उसका बैग नजर आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने ख्वाब नहीं देखा था। वाकई नीलोफर की शक्ल में एक चुड़ैल ने मुझे शिकार करने की कोशिश की थी। मुझसे पहला गार्ड चूंकि उधेड़ उम्र बूढ़ा था, इसलिए वो चुड़ैल उसके सामने कभी नहीं आई थी, और चूंकि वो चुड़ैल सिर्फ जवान खून पीने की आदी थी, इसलिए उसने मुझे अपने हुस्न जवानी के जाल में फंसाया और गलत बयानी करके बाग के दरख्तों में ले गई थी। लेकिन मैंने उस पर हमला करके उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। आप भी गौर करें कि मैंने ख्वाब देखा था या वाकई में एक चुड़ैल का शिकार होने से बाल बाल बचा था। बहरहाल मैं इस वाक़ये से इतना खौफजदा हुआ कि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते तेज़ बुखार में मुब्तला हो गया। दूसरे रोज़ मैं वापस ट्रेन के साथ मुल्तान पहुंचा और दफ्तर से बीमारी की रुख्सत ले ली। तीसरे दिन मेरी तबीयत संभल गई तो वाली साहब की सिफारिश से अपनी ड्यूटी तब्दील करा ली और थल एक्सप्रेस की बजाय मेन लाइन पर चलने वाली तेज़रो एक्सप्रेस में बतौर गार्ड फ़राइज़ अंजाम देने लगा। लेकिन वो खौफनाक वाक़या आज तक मुझे याद है। दोस्तों, कहानी के आखिर में वो नाम जो मुझसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मैं कहानी के आखिर में वो नाम लूं जो कहानियां सुनते हैं या जो सब्सक्राइबर हैं, तो ये एक साहब हैं, इंडिया उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है। तो आलम हुसैन साहब, आपका नाम मैं ले चुका हूँ, खुश रहिए। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।